Next question, practice problem number 4. A car uses a convex mirror of curvature 1.2 मीटर. मैंने आपको बताया था मिरर ऑफ कर्वेचर ऐसा वर्ड यूज हुआ तो वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1.2 मीटर. 1.2 मीटर का रेडियस है. As its rear view mirror, and I have told you earlier also that कि कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हो आप. साइड मिरर होता है ना गाड़ी का, आपकी गाड़ी के ऊपर आइडियली साइड मिरर होने चाहिए. तो जो साइड मिरर होते हैं वो दोज आर कॉन्वेक्स मिरर्स एंड दे आर यूज्ड फॉर रियर व्यू, पीछे का देखने के लिए. इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर. A minibus of cross section 2.2 meter by 2.2 meter is 6.6 meter away from the mirror. Minibus, so there is a small bus which is coming from behind. उसका क्रॉस सेक्शन मतलब आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले यू शुड नो minibus is like this water bottle, है ना. फ्रंट फेस एंड देन लेंथ, फ्रंट फेस एंड देन लेंथ. तो आपके गाड़ी के पीछे अगर कोई मिनी बस आ रहा है तो आपको उसका फेस दिखेगा कि उसका लेंथ दिखेगा? फेस. तो जो फेस है वो नॉर्मली क्या होता है, स्क्वायर होता है. देखा होगा ट्रक बस, ट्रक एंड बसेस को देखा होगा, तो जो उसका फेस होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है. तो उन्होंने बोला है कि जो बस का क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, जिसका साइड कितना है 2.2 मीटर. साइड कितना है उसका 2.2 मीटर. और इसका डिस्टेंस मिरर से कितना है 6.6 मीटर. ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मिनी बस. मिनी बस का डिस्टेंस कितना है 6.6. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 6.6. बराबर, करेक्ट. और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको दिया है ऑब्जेक्ट का साइज 2.2 बाय 2.2. करेक्ट. एस्टिमेट द इमेज साइज. आपको इमेज साइज फाइंड करने के लिए बोला है. तो सबसे पहले यू नीड टू हैव अ रफ पिक्चर इन योर माइंड कि एग्जैक्टली डायग्राम कैसा बनेगा. क्या पूछा है, डायग्राम की. वैसे यहाँ पे नीड नहीं है, यू डोंट नीड टू हैव अ डायग्राम. यू डोंट नीड टू हैव अ डायग्राम. इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर इज समथिंग लाइक दिस. हमारे गाड़ी का जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. देन यू आर लुकिंग एट अ मिनी बस विच इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. मिनी बस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्क्वायर. क्या है, स्क्वायर. तो हमको दिखते वक्त क्या दिखेगा, स्क्वायर. ऐसा है, आप यहां से देख रहे हो, गाड़ी के साइड मिरर है एंड यू आर लुकिंग इनटू साइड मिरर. साइड मिरर में देखोगे, रियर व्यू मिरर में देखोगे तो क्या दिखेगा, स्क्वायर. बराबर. लेकिन अब मैं इसको जब डायग्राम पे ड्रॉ करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. कंफ्यूजन क्या होता है, यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड. मिरर जब फ्रंट साइड में है तब जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा, स्क्वायर. यहाँ मैं मिरर कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड में. तो एक्चुअली ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा, यू विल फील कि ये जो साइड है ये मिरर से पास में है और जो दूसरा साइड है वो मिरर के दूर है. दूर है ना, पोल से पास में और पोल से दूर है. बराबर. अब मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो. इमेजिनेशन, यू हैव टू इमेजिन. जब आप मिरर में देखते हो, पीछे का बस दिखता है, बस का क्या दिखता है, फेस. फेस क्या होता है, स्क्वायर. बराबर. तो स्क्वायर के हर एक साइड मिरर से कितने डिस्टेंस पे हो गए, सेम डिस्टेंस पे. ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा हुआ क्या, ऐसा होगा क्या, मेरे पास ये बस है, एक साइड पास में है दूसरा साइड दूर है, ऐसा होता है नहीं. फिर हमको ऐसा सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, बिकॉज डायग्राम ये एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था. डायग्राम कैसा ड्रॉ करना चाहिए था मैंने, समथिंग लाइक दिस. ओके, यू विल हैव टू ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस. अभी भी जिनको नहीं समझा तो आते जाते वक्त गाड़ी में मिरर में देख लेना, पूरा का पूरा फेस मिरर से सेम डिस्टेंस पे दिखेगा. राइट, करेक्ट. तो ये क्या है, ये स्क्वायर है. क्या है, ये स्क्वायर ड्रॉ नहीं किया लेकिन क्या है, स्क्वायर है. बराबर. क्योंकि ट्रक बस वो जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और आप कहां से देख रहे हो उसको, साइड से. आप क्लास में बैठे हो, कहां से देख रहे हो, जो गाड़ी चला रहा है वो कहां से देख रहा है, वो बैक साइड से देख रहा है. तो उसको क्या दिखेगा, स्क्वायर. आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगल. यहाँ तक क्लियर.
इसका डिस्टेंस कितना था 6.6। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो पोल से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 6.6 मीटर, राइट। ये जो ट्रक है जो कुछ भी है वो मिनी बस है ट्रक है वॉट एवर इट इज, इसका साइड कितना 2.2 और दूसरा साइड कितना 2.2, दोनों साइड कितने हैं 2.2। एक है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कौन सा मैग्निफिकेशन लैटरल, दूसरा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कौन सा लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन इस केस में लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएंगे सेम, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम एक ही साइड सॉल्व करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2.2 बाय 2.2, ये 2.2 है, दिस साइड इज 2.2, दिस साइड इज आल्सो 2.2, दोनों सॉल्व करने की जगह पे हम एक ही सॉल्व करेंगे, वी विल जस्ट सॉल्व ओनली वन, क्योंकि स्क्वायर है। अभी एग्जांपल, जब आप ट्रक को देखते हो मिरर में नहीं, डायरेक्टली फेस टू फेस ट्रक को देखते हो, तो फ्रंट फेस क्या होता है स्क्वायर, मिरर में देखोगे तो क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर का रेक्टेंगल बनेगा क्या, सिर्फ इमेज का साइज छोटा या बड़ा होगा, ऐसा ही होगा ना। मैं ट्रक को देख रहा हूँ मुझे स्क्वायर दिख रहा है, फिर मैं उसी ट्रक को मिरर में देख रहा हूँ तो रेक्टेंगल बन जाएगा क्या, वो क्या रहेगा वो स्क्वायर, मतलब दोनों साइड का मैग्निफिकेशन क्या आया सेम आया, तो फिर दो साइड का सॉल्व क्यों करना है, एक ही साइड सॉल्व करो, क्लियर। देन इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का साइज हो गया, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना लोगे 2.2 मीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लोगे 6.6, तो गिवन डेटा ऐसा बनते जाएगा, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 6.6, एक तो ऑब्जेक्ट साइज है 2.2, व्हाट एल्स कर्वेचर ऑफ मिरर मतलब रेडियस कितना है 1.2, अगर रेडियस पता है तो फोकल लेंथ भी पता है 0.6, 1.2 by 2 0.6, यहां तक क्लियर। अब आपको पूछा था एस्टिमेट द साइज ऑफ इमेज, इमेज साइज फाइंड करना है आपको, तो फाइंड व्हाट इज द इमेज साइज, यू आर सपोज टू फाइंड इमेज साइज मतलब क्या आई। अब आई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जो मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ, रिमेंबर दिस, मैंने कल भी बताया था साइन कन्वेंशन यूज करने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा। रियल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्या होता है माइनस, राइट, क्लियर, क्या आता है माइनस, कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कौन सा बनता है वर्चुअल, मतलब कहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया आपका आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू, राइट, करेक्ट। हमको क्या फाइंड करना था इमेज साइज, इमेज साइज फाइंड करना है तो आई क्या आएगा वी बाई यू इंटू ओ, राइट। तो जो मैंने बताया मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, रियल फॉर्मूला है आई बाई ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये माइनस क्यों आया फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, जो फिलहाल हम पेंडिंग रखेंगे, मैं बाद में आऊंगा इस पे, जब लेंस की बात करेंगे तो बता दूंगा। कॉन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नेगेटिव, तो आई बाई इक्वल टू वी बाई यू, तो आई इक्वल टू वी बाई यू इंटू ओ। अब अगर ये सब नहीं भी याद रहता, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बराबर, ट्रक पीछे से आ रहा है, ट्रक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज भी क्या बनता है ऊपर ही बनता है, कि उल्टा दिखता है ट्रक रोड के नीचे से आ रहा है, ऐसा दिखता है हमको नहीं ना, तो इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, तो इमेज साइज क्या लोगे पॉजिटिव लोगे, तो वैसे भी सोचोगे तो भी फॉर्मूला करेक्ट है, क्लियर, राइट। रियल इमेज होगा तो क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस, क्योंकि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये इमेज कौन सा है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, क्लियर यहाँ तक। अब हमको पता है यू, हमको पता है ओ, ओ पता है यस,
u, yes. Do you know what is v? No. तो v पता नहीं, तो फिर v पता नहीं तो v फाइंड करो। v फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा कौन सा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर यहाँ तक? राइट, इज दिस क्लियर? तो अब हमको फाइंड करना है v, तो 1/v, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u यूजिंग साइन कन्वेंशंस। कौन सा मिरर? फोकल लेंथ क्या? पॉजिटिव, माइनस माइनस u, तो 1/v क्या आएगा? 1/f प्लस 1/u, तो 1/v क्या आएगा? 1/f प्लस 1/u, राइट। ये बन गया फॉर्मूला। अब पहले आप फाइंड कर लो व्हाट इज v, तो 1/v 1/f प्लस 1/u, फोकल लेंथ कितना था? 0.6 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था? 6.6, तो 1/v इज 6.6 प्लस 0.6 अपॉन 0.6 इंटू 6.6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6.6 प्लस 0.6 अपॉन 0.6 इंटू 6.6, इसका रेसिप्रोकल v इक्वल टू 0.6 इंटू 6.6 अपॉन ये कितना है? 6.6 प्लस 0.6 कितना है? 7.2, बराबर 7.2। 66 अपॉन 72 कितना होता है? ये पॉइंट हटा सकते हो कि नहीं? हाँ, व्हाट इज 11 सिक्सा? व्हाट इज 12 सिक्सा? हाँ, तो 11 and 12, ये आ गया 1 जा 6/12 मतलब 1/2, 0.6/12 मतलब 1/20, करेक्ट। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, 6.6 अपॉन 7.2 और लिखा 66/6, 11 जा 6, 12 जा, ये 0.6 था, इसको लिखा मैंने 6/10, 1 and 2, 2 into 10 कितना? ऊपर कितना? 11, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 6.6, इमेज का डिस्टेंस कितना आया? 11/20, 11/20 मतलब रफली 10/20, 10/20 मतलब रफली 0.5 मीटर, हाफ अ मीटर। मिल गया ये डिस्टेंस इमेज का। वेट कंप्लीट नहीं हुआ, हमको इमेज साइज फाइंड करना है। व्हाट इज इमेज साइज? v अपॉन u इंटू o। v कितना है? 11/20, u कितना था? 6.6, o कितना था? 2.2। व्हाट इज 22 3 जा 66, वेरी गुड। तो 2.2 अपॉन 6.6, 1 and 3, तो आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 11/60, तो 11/60 मतलब 10/60, रफली। व्हाट इज 10/60? 1/6, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 ये आता है 0.18 मीटर, करेक्ट। अब अच्छे से समझ लो, ओरिजिनल साइज क्या था मिनी बस का? बराबर है सब, 2.2/2.2 मतलब लेंथ कितना? 2.2, हाइट कितना? 2.2 मीटर में। हाउ मच इज 1 मीटर? फीट में कितना? फीट में 1 मीटर हाउ मेनी फीट? अप्रोक्सीमेटली 3 फीट। कितना? 3 फीट। अभी कोई भी ट्रक हो, कोई भी बस हो, कोई भी मिनी बस हो, वो कम से कम 7 फीट तो होगा ही ना। ट्रक देखा ना, बड़ा होता है ट्रक, 7 फीट बाय 7 फीट। जो ट्रक का फ्रंट फेस होता है, बस का जो फ्रंट फेस होता है, वो 6-7 फीट तो होता ही है, 6 फीट 6 फीट इतना तो होता ही है। तो 2.2 मीटर मतलब कितना फीट था? रफली 6.5, 6.5 और 6.5, करेक्ट। अब जब इमेज बनेगा, आपके गाड़ी का साइड मिरर कितना बड़ा होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 फीट बाय 1 फीट, बराबर ना। गाड़ी का साइड मिरर 1 फीट बाय 1 फीट होता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट, राइट। अब
डेफिनेटली इमेज जो है वो 1 फीट से छोटा बनना चाहिए, नहीं तो फिर दिखेगा कैसे? देखने गए थे ट्रक, देखा उसका हेडलाइट सिर्फ। अगर इमेज बड़ा बनेगा तो पूरा ट्रक दिखने नहीं वाला आपको। क्या दिखेगा? वो ट्रक पे क्या लिखा है वो दिख सकता है, कौन सी कंपनी का है ना, और कुछ वो लिख के भी रखते हैं XYZ थिंग्स। तो आइडियली आंसर सही है कि नहीं वो समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली दैट एट द मोस्ट द साइड मिरर इज 1 फीट बाय 1 फीट मैक्सिमम, राइट? तो इमेज छोटा ही बनेगा उससे। ये है 0.18 मीटर, 0.18 मीटर, 0.18 को 0.2 मान लो, 0.18 को 0.2 मान लो, 1 मीटर इज 3 फीट। तो फिर 0.2 मीटर मतलब कितना फीट? चलो मैं थोड़ा इजी करता हूँ, 1 मीटर मतलब 3 फीट, बराबर? तो 0.1 मीटर मतलब कितना फीट? 0.3, 0.3, तो 0.2 कितना? 0.6, तो 0.18 कितना? 0.55, बराबर? तो लगभग लगभग ये हाफ फीट है। कितना है? हाफ फीट। तो जो आपको मिनी बस दिखेगा वो उसका साइज क्या आएगा? हाफ बाय हाफ। तो ओरिजिनल साइज क्या था? 7 फीट बाय 7 फीट। इमेज कितना बना? हाफ फीट बाय हाफ फीट। तो आपके मीटर में फिट हो गया बराबर से इमेज। यस, तो आंसर करेक्ट है। अगर गलती से भी आंसर ऐसा आए, हाँ 1 मीटर बाय 1 मीटर, अगर ये आंसर 1 मीटर आता, सपोज 1 मीटर आता, 1 मीटर मतलब कितना फीट होता है? 3 फीट। तो आपके साइड मिरर का 3 फीट लंबा होता है क्या? नहीं, राइट? 3 फीट बाय 3 फीट का देखा साइड मिरर कभी? नहीं ना। गुड, तो आंसर क्या है? करेक्ट है। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, that is defects or aberrations of images. तो defects या aberration का मतलब क्या होता है? What do you mean by defects or aberrations? What is the meaning of defects? Fault basically you can say blurring of image. Normally what we expect is, for example अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कॉन्वेक्स मिरर था जो हम यूज करते हैं टू सी ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, वो हम यूज क्यों करते हैं? टू सी विच ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड क्लियरली। अब इमेजिन जो इमेज बना वो ब्लर्ड है, तो चलेगा क्या? तो अल्टीमेटली आवर एक्सपेक्टेशन इज टू हैव वेरी क्लियर इमेज। तो कभी कभी इमेजेस दे बिकम ब्लर्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स, फॉल्टी इमेज। तो ये डिफेक्ट्स क्यों आए, ये डिफेक्ट्स क्यों आए वो समझने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इमेज फॉर्मेशन के जो कंडीशंस थे हमने लिखे नहीं थे, बट हमने बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया था। तो जो इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी अभी तक हमने देखा है, द थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड द रिलेटेड फॉर्मूलाज, जैसे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक हम क्या यूज कर रहे हैं? मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये सारा का सारा थ्योरी प्लस जो फॉर्मूला यूज किया हमने अभी तक, दे आर बेस्ड ऑन 3 assumptions। 3 assumptions है जो हमने बोला नहीं लेकिन हमने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप मिरर यूज करोगे, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हम अभी तक हमने 3-4 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए सो फार। जो भी ऑब्जेक्ट्स थे या जो भी इमेज थे वो कहाँ पे बने? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इमेजेस या फिर ऑब्जेक्ट्स, object and image both are supposed to be formed near to the principal axis। तो पहला assumption हमने जो कंसिडर किया था, objects and images are very close to principal axis। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। in most of the cases, in fact in practical situation, ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है। तो हमको देखना है ब्लरिंग ऑफ इमेज क्यों होता है। ब्लरिंग को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स, या उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एबरेशंस। तो एबरेशंस आर डिफेक्ट इन द इमेजेस और ब्लरिंग ऑफ द इमेज। ये क्यों आया वो समझने से पहले वी हैव टू लुक कि जब हमने इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी देखा था वो थ्योरी किस पे बेस्ड था। तो पहला असम्पशन था
ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ऐसा नहीं भी होगा, ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड असम्पशन ये था कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस से वी हैव सम ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में से जो भी रेज आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इमेज उसका ही बनता है जो रेज को रिफ्लेक्ट करता है या फिर वो रेज इमिट करता है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें से रेज निकलेंगे कि नहीं? हाँ, अगर नहीं निकलेंगे तो उससे इमेज कभी बनेगा नहीं। तो सेकेंड असम्पशन था जो हमने कभी लिखा नहीं, पर असम्पशन था। असम्पशन ऐसा था, द रेज डाइवर्जिंग मतलब कमिंग आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, दे आर कन्फाइंड मतलब जैसे यू ऑल आर कन्फाइंड इन दिस क्लासरूम, मतलब कवर करके रखना, बंद करके रखना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इसमें से जो रेज आ रहे हैं, दे आर कन्फाइंड इन अ कोन, क्योंकि रे ऐसा निकलेगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो अल्टीमेटली किस में होगा? कोन में होगा। कोन शेप पता है ना? यू नो व्हाट इज द शेप ऑफ कोन? यस, पता नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आइसक्रीम तो हर कोई खाता है, राइट? तो यू हैव दिस कोन शेप। तो जो सेकंड असम्पशन था जो हम यूज कर रहे हैं लेकिन कहीं बोला नहीं, द रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड इन अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज इमिट होंगे वो एक कोन में है, और वो जो कोन है उसका एंगल क्या है? वेरी स्मॉल, राइट? और जो तीसरा असम्पशन था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उस ऑब्जेक्ट के जो रेज है दे आर पैरेलल। तो द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कौन से रेज? पैरेलल रेज। तो जो रेज पैरेलल है, हमने हमेशा जितने भी डायग्राम ड्रॉ किए, इफ यू रिमेंबर, जो भी रेज थे ऑब्जेक्ट से, वो एक दूसरे को पैरेलल तो थे, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस को भी क्या थे? पैरेलल। ऐसे रेज को हमने क्या नाम दिया था? पैराएक्सियल, राइट? तो ऑल द पैरेलल रेज आर कंसिडर्ड टू बी पैराएक्सियल, मतलब रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन का अभी तक का जितना भी थियरी हमने देखा, जितने भी फॉर्मूला हमने यूज किए, वो सारे के सारे फॉर्मूला और पूरा थियरी ये तीन असम्पशंस पे बेस्ड है। पहला असम्पशन ये था कि ऑब्जेक्ट और इमेज दे आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? दूसरा नंबर, द रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट दे आर confined in a cone of very small angle. Number 3, all the parallel rays are paraxial. Paraxial मतलब parallel to each other as well as principal axis. But practical situation में ऐसा हो सकता है, these assumptions do not hold good, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली बहुत दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, हो सकता है, राइट? तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन it is possible that these three assumptions does not hold good. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके जो रेज है दे आर नॉट कन्फाइंड इन अ स्मॉल कोन, दे आर एक्चुअली गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, हो सकता है, राइट? ऐसा भी हो सकता है द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसा भी हो सकता है द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा जब होता है तो जो इमेज बनता है दोज इमेज हैज डिफेक्ट्स इन इट, मतलब क्या होता है? इमेज का ब्लरिंग, और इस ब्लरिंग को क्या बोलते हो? डिफेक्ट्स या फिर एबरेशंस। तो आइडिया क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे चीजें आपको पता होने चाहिए। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले यू मस्ट नो कि हमको सीखना है व्हाट आर डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं एबरेशंस। Aberration is word used only in optics to say that the image formed is not a proper image. Image जो बना है वो proper नहीं है, मतलब वो clear नहीं है, मतलब वो blurred है, मतलब उसमें defects है। तो aberrations ये word सिर्फ optics में use होगा। तो defects और aberration of image, right? अब exactly aberration क्यों आया वो मैंने आपको बताया, लेकिन उससे पहले
थोड़ा बेसिक्स हम लोग नोट डाउन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो नंबर 1, एज आई टोल्ड यू, अभी तक जितना भी इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी देखा वो along with the related formulas वो 3 assumptions पे बेस्ड थे। तो the theory all the theory of of image formation and related formulas are based on 3 assumptions। कौन से 3 assumption? नंबर 1, कौन सा assumption था? नंबर 1, object and its image are located close to the principal axis, Number 2, the rays diverging from an object are confined in a cone of very small angle. The rays diverging from an object are confined का मतलब मैंने क्या बताया आपको? They are like packed inside a very small cone. They are confined in a cone of very small angle. Number 3, all the parallel rays are considered to be paraxial, paraxial मतलब parallel to principal axis, that is parallel to principal axis। पर हमेशा ऐसा होगा ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही, दिस इज नॉट गारंटीड। तो इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशन यू कैन से, इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस these assumptions may not hold good मतलब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, हो सकता है रेस पैरेलल है लेकिन एक्सिस को पैरेलल नहीं है, राइट? सो इन प्रैक्टिकल situations these assumptions may not hold good। हो सकता है एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ दूसरा नहीं हुआ, दूसरा हुआ तो तीसरा नहीं हुआ, एक्सेट्रा या तीनों ही नहीं हुए, राइट? तो जब ऐसा होगा, इन सच केसेस the images so formed are blurred, or this blurring of images is called as aberrations or defects। so in such cases the images so formed are blurred, and this blurring of images is known as aberration, or defect of course is known as aberration। defect सबको पता ही है, तो I will not write down defect, you all of you know defect मतलब faulty image formation होता है। ऐसा क्लियर, राइट? अब एबरेशन अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के एबरेशन का मतलब अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स का सोर्स भी अलग अलग होता है। आपके सिलेबस में एक ही एबरेशन डिस्कस किया है, दैट इज स्फेरिकल एबरेशन, राइट? तो याद रखना, एबरेशंस, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एबरेशंस, बहुत सारे टाइप के होता है। एक्रोमेटिक होता है, क्रोमैटिक होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही है, दैट इज स्फेरिकल एबरेशन, और हमको सिर्फ स्फेरिकल एबरेशन ही डिस्कस करना है। तो लेट अस नाउ लुक एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल एबरेशन। तो स्फेरिकल एबरेशन पे जाने से पहले
डू यू रिमेम्बर फोकस मतलब फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या था? F इक्वल टू R/4, F इक्वल टू R/20, F इक्वल टू R/2, राइट? तो F इक्वल टू R/2 ये जब लिखते हो इसका मतलब क्या होता है कि फोकस इज अ सिंगल पॉइंट, फोकस इज जस्ट वन पॉइंट। डिफाइन करते वक्त मैंने 3-4 बार बोला था, याद रखना, फोकस इज अ पॉइंट कहाँ पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच the rays after reflection converge, मतलब फोकस इज पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जन। बट रिमेंबर, ये जो हमने अजम्पशन लिया है सिंगल पॉइंट फोकस का, मतलब एक ही फोकस पॉइंट है, वो ट्रू है ओनली फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर्स, मतलब ऐसे मिरर जिसका एपर्चर क्या है? स्मॉल है, सिर्फ उसके लिए। अगर मिरर का एपर्चर बड़ा हुआ तो उसमें क्या होगा? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, जो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, क्लोज है, सो इफ द एपर्चर ऑफ अ मिरर is large, then the parallel rays which are paraaxial, right? If these paraaxial rays are close to the principal axis, they will focus at some point. Focus मतलब they will converge at some point. इसको मैं बोल दूंगा FP, some name, right? Focus point, single point focus है ये, इसको नाम दे दिया FP। लेकिन जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल तो है लेकिन वो दूर है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, तो जितने रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगे उतना ही उसका फोकस पोल के पास में होगा। सो द रेज विच आर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस दे कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट नियर टू द पोल, राइट? तो हमने जो अजम्पशन लिया था सिंगल पॉइंट फोकस का, वो ट्रू हुआ क्या फिर? नहीं, राइट? तो हमारा अजम्पशन था F इक्वल टू R/2, मतलब एक ही फोकस पॉइंट होता है, देयर इज ओनली वन फोकल पॉइंट, सिंगल फोकस, राइट? तो वो जो हमने अजम्पशन लिया था वो किसके लिए वैलिड है? स्मॉल एपर्चर मिरर। यहाँ पे एपर्चर क्या है? बड़ा है। जब एपर्चर बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट से लाइट ज्यादा आता है, जब लाइट ज्यादा आता है तो जो पैरेलल रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस को क्लोज है, द रेज विच रेज पैराएक्सियल रेज, दोज आर क्लोज मतलब नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड एज FP, and the rays which are away from principal axis they are converging at some other point, इसको मैं बोल दूंगा FM। FM क्यों? मल्टीपल फोकस है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। और रेज लोगे जो और भी दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, जितना रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगे उतना ही फोकस पोल के पास में शिफ्ट होते जाएगा, राइट? तो नॉर्मली जो हमने टेबल बनाया था, हमने बोला था इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस सिंगल पॉइंट, पॉइंट डिमिनिश्ड, राइट? तो उस केस में इमेज बनना चाहिए था एक सिंगल पॉइंट में। यहाँ पे इमेज एक सिंगल पॉइंट पे बनेगा नहीं क्योंकि फोकस एक पॉइंट पे हो नहीं रहा, फोकस तो अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है। तो इस केस में जो इमेज बनता है, द इमेज फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इमेज बनना चाहिए था शार्प सिंगल पॉइंट, लेकिन इमेज बन गया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, राइट? इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। इसको स्फेरिकल एबरेशन क्यों बोला? क्योंकि दिस डिफेक्ट, दिस एबरेशन अराइजेस ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द मिरर। अगर ये शेप स्फेरिकल नहीं होता तो उस केस में ये डिफेक्ट भी नहीं आता। अगर मैं स्फेरिकल शेप को छोटा कर देता हूँ, एपर्चर कम कर देता हूँ, तो ये डिफेक्ट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने स्फीयर को बढ़ा लिया है और स्फीयर बड़ा होने की वजह से the rays are diverging, converging at different points and hence there is defect। ये defect क्यों आया? because of spherical shape of the mirror and hence this defect is called as spherical aberration। यहाँ तक clear, right? और
ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है ये, एफ पी और एफ एम में, मतलब सिंगल पॉइंट फोकस और मल्टीपल पॉइंट फोकस, एफ पी और एफ एम में जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन। मतलब एबरेशन डिफेक्ट कितना आया वो कौन बताएगा, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब एबरेशन भी ज्यादा, मतलब इमेज इज मच मोर ब्लर्ड। ये डिस्टेंस कम तो एबरेशन भी कम, मतलब इमेज ब्लर्ड तो है लेकिन ठीक ठाक है, इट इज नॉट वेरी ब्लर्ड, राइट। तो longitudinal spherical aberration is measured by the distance between these 2 points fp and fm, right। अगर spherical aberration absent है, एब्सेंट होना मतलब एल एस ए की वैल्यू क्या होना, जीरो। अगर एल एस ए लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन की वैल्यू जीरो है तो इमेज कहाँ बना, सिंगल पॉइंट पे, राइट, करेक्ट। अगर एल एस ए लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन प्रेजेंट है तो इमेज सिंगल पॉइंट पे बनेगा क्या, नहीं, तो फिर इमेज बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, करेक्ट। ये हमने कौन सा मिरर लिया, कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स का केस होता तो कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा आएगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉनकेव कॉन्वर्जिंग है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पैराएक्सियल रेज विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, they appear to be coming from a point which is far away from pole। तो ऐसा हमको देखेगा, डेफिनेटली आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। लेकिन हमको दिखता क्या है, हमको दिखता है द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनसाइड द मिरर। तो इस केस में यू मस्ट रिमेंबर दिस, जानबूझ के एरो मैंने बाहर दिखाया, इट इज डन ऑन इंटेंशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर the rays appear to be coming from a point inside the mirror। ऐसा दिखता है, होता नहीं है लेकिन हमको दिखता है, करेक्ट। अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, एफ पी, ये क्या है, सिंगल पॉइंट फोकस, एफ पी। देन यू हैव मल्टीपल पॉइंट फोकस, क्योंकि इसमें भी शेप क्या है, बड़ा है, एपर्चर बड़ा होना, इसका मतलब यहाँ जो रेज होंगे, कौन से रेज होंगे, पैरा एक्सियल। ये जो पैरा एक्सियल रेज है which are slightly away from principal axis, they will appear to be coming from a point which is near to the pole, right। तो होगा ऐसा, हो रहा है रिफ्लेक्शन, लेकिन हमको दिख क्या रहा है, ये रेज कहाँ से आ रहे हैं, अंदर से, अंदर से फ्रॉम सम पॉइंट, और वो जो पॉइंट है उसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे इसको, एफ एम। एफ एम मतलब क्या, मल्टीपल फोकस, जैसे यहाँ पे था वैसे ही वहां पे है, क्लियर। तो यहाँ पे कॉन्वर्जिंग है, वहां पे डाइवर्जिंग है। यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, एफ पी से एफ एम तक, इट मेजर्स लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन। क्या मेजर करता है ये, एल एस ए। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन एब्सेंट है तो इमेज फॉर्म विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ शार्प पॉइंट, पॉइंट इमेज। if spherical aberration मतलब longitudinal spherical aberration is present, then the image will be formed in the shape of circle। तो यहाँ पे बनेगा image in the form of circle, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो ये डिफेक्ट्स क्यों आए, ये डिफेक्ट इसके लिए आए क्योंकि जो हमारे अजम्पशंस थे, मैंने पहले ही बोला, पहला अजम्पशन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो सारे के सारे रेज शुड आल्सो बी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बट इफ एनी वन ऑफ दिस assumption fails, जैसे पहला assumption ही फेल हो गया, ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी क्लोज एंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो नॉट वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट बड़ा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पास में भी नहीं है, तो रेज जो है वो पैरेलल एक्सिस को दूर से मिलेंगे। So the rays will not be really located very close to the principal axis, but they will be spread far out। दूर भी रहेंगे, पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। अब इसके से क्या हुआ, मल्टीपल पॉइंट पे फोकस हो गया, फोकस होना चाहिए था एक पॉइंट पे लेकिन हो गया मल्टीपल पॉइंट पे।
तो जो इमेज बनना चाहिए था शार्प पॉइंट इमेज वो बन गया ब्लर्ड इमेज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, राइट, करेक्ट। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल एबरेशन। तो ये स्फेरिकल एबरेशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ मिरर, करेक्ट, क्लियर, अच्छे से समझा, पक्का, यस नो यस। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? इफ आई टेल यू राइट अ नोट ऑन स्फेरिकल एबरेशन, क्या करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? इफ द aperture of a spherical mirror is large, then there are rays which are parallel to principal axis, which are close to the mirror and also close to the mirror मतलब close to the principal axis and also far away from principal axis. The parallel rays which are close to the principal axis, they converge at a point called as FP, and the rays which are far away from principal axis, they converge at some other point Fm. Hence, the assumption of a single point focus was F equal to R by 2 fails. यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट फोकस का assumption था वो फेल हो गया. Hence, the rays reflecting from different parts of the mirror, they converge at different points. Clear यहाँ तक clear? Is this clear? पक्का? So in that case, the rays which are close to the principal axis, they are converging away from the pole, but the rays which are far away from the principal axis, they are converging near to the pole, right? जितना rays दूर होंगे उतना ही focus pole के पास में जाएगा. Farther away the parallel rays, the focus will move near to the pole. Inversely proportional जैसा है. rays जितना दूर गए प्रिंसिपल एक्सिस से, रेज जितना दूर गए प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही फोकस पोल के पास में आया, राइट, करेक्ट. तो हमने यहाँ पे दो फोकस पॉइंट लिए थे, एक था एफपी, एक था एफएम. द डिस्टेंस बिटवीन एफपी एंड एफएम, वेयर एफपी इज फोकस पॉइंट ऑफ रेज नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एफएम इज द फोकस पॉइंट ऑफ रेज away from the principal axis. The distance between FP and FM measures, छोड़ो उसको, the distance between FP and FM measures longitudinal spherical aberration. Now that clear? If longitudinal spherical aberration is absent, then the image so formed is a sharp point image. But if longitudinal spherical aberration is present, then the image so formed is blurred image in the form of circles. इतना लिखने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे विथ 2 डायग्राम. जो 2 डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बताए. यहाँ तक क्लियर? तो जस्ट अ मिनट. Alright, so it is all about spherical aberration. Now that is the end of first part of ray optics. अगर आपको याद होगा रे ऑप्टिक्स में हम पहले रिफ्लेक्शन स्टडी करना था हमको. रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सब हो गया. नाउ सेकंड टॉपिक इज रिफ्रैक्शन. So we will introduce what is the concept of refraction. So if I ask you what is refraction, what is refraction? The bending of light. When the light encounters an interface. What is interface? A surface which separates two medium. ये एक डेफिनेशन है. रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एनकाउंटर्स एन इंटरफेस. इंटरफेस मतलब अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम. फॉर एग्जांपल जिस मोबाइल को आप देख रहे हो वो भी इंटरफेस है, क्योंकि वहां पे ग्लास लगा है. ग्लास के ऊपर मतलब स्क्रीन के ऊपर एयर है, स्क्रीन के अंदर ग्लास है, तो वो एक इंटरफेस हो गया. अगर आप कभी किसी लेक के पास में बैठे हो लुकिंग एट द सर्फेस ऑफ वाटर, वो भी इंटरफेस है, क्योंकि उसके ऊपर एयर है और उसके नीचे वाटर है. ये एक डेफिनेशन है. दूसरा आप बोलोगे द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस
from one medium to another medium, that is defined as refraction of light. तो लाइट का बेंडिंग उसको क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन. लाइट बेंड होके मीडियम चेंज करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन. तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता. लाइट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया. बट रिफ्रैक्शन में what happens in case of refraction, light encounters an interface, मतलब light basically is going from one medium to another. Depending on if light is going from rarer to denser, it will bend towards normal. If it is going from denser to rarer, it will bend away from normal. Correct? यहाँ तक clear? इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो टेल मी हाउ टू डिफाइन रिफ्रैक्शन. द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when light passes from one medium to another medium. Now, तो बैठ जाओ, जितना बड़बड़ करोगे उतना टाइम मैं एक्सटेंड करूंगा. Now, the question here is कि ये बेंडिंग हुआ क्यों? Why should light bend? Why should not light directly go straight? रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? Think. हाँ, मीडियम चेंज हुआ तो उससे क्या चेंज हुआ? यू आर राइट. हाँ, डेंसिटी चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन लाइट क्यों बेंड हुआ? डेंसिटी तो मीडियम का चेंज हुआ ना, लाइट क्यों बेंड हुआ? व्हाई शुड लाइट बेंड? स्पीड चेंजेस, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सब यहाँ पे ध्यान देंगे. लाइट विल बेंड, light will deviate, light will change its direction, light will change its path only because speed of light is different in different medium, and the speed of light is maximum in air or vacuum. What is speed of light in air? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Apart from air, बाकी कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, ग्लास हो, केरोसिन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे के सारे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज लेस कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. और ऐसा पैरामीटर जो हमको बताता है स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में कितना है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम. यहाँ तक क्लियर? तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करेंगे कल.